साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे नए इनिशिएटिव 15 मिनट शो में। इस 15 मिनट शो में हम चर्चा करेंगे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रश्न होने हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो आइए हम लेते हैं आज के शो का पहला प्रश्न। आज के शो का पहला प्रश्न, पल्लवों के बारे में एक गलत कथन बताएं। आप पल्लवों के बारे में जानते हैं, यह दक्षिण भारतीय राजवंश है और इस दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में आपको एक गलत कथन इसमें क्या है वह बताना है। उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, यह सही है। चालुक्यों से उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, राजनीतिक संघर्ष था। आलवारों को संरक्षण दिया, यह भी सही है। ये आलवार कौन लोग थे? ये आलवार जो थे वह दक्षिण भारत में ही जो वैष्णव भक्त हुआ करते थे, वह वैष्णव भक्त क्या कहलाते थे? आलवार कहलाते थे। ठीक है। तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई, यह स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने तंजावुर को नहीं बल्कि अपनी राजधानी किसको बनाई? कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। और उनका श्रीलंका के साथ संपर्क था, यह बात भी सही है। यहां कहा गया है कि गलत कथन बताएं, तो गलत कथन कौन हो जाएगा? विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति में, भित्री अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे अभिलेख गुप्तकालीन अभिलेख हैं, संस्कृत भाषा में रचित अभिलेख हैं और उसमें भित्री अभिलेख है। यह भित्री अभिलेख कहाँ से मिला है? यह भित्री अभिलेख गाजीपुर यूपी का एक जिला है, इसी जिले का एक गांव है भित्री, वहीं से यह अभिलेख मिला है। और यह अभिलेख किसका है? यह अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था, हूणों को पराजित किया था और उनके आक्रमण से इस देश की रक्षा की थी। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है। नेक्स्ट, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? गट्टेश्वर एवं कदम्बेश्वर, नागेश्वर और नागनाथ, कपिलेश्वर और उपमितेश्वर, नजुंदेश्वर एवं श्रीशैलेश्वर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। गौर करिएगा, यह मथुरा स्तंभ शिलालेख जो है यह किसका है? यह शिलालेख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शिलालेख है। यह शिलालेख कब का है? यह शिलालेख 380 ईस्वी का है। और इस शिलालेख में जो वर्णन है उसमें उदिताचार्य ने अपने गुरु के नाम से, इनके गुरु जो थे वह उनका नाम था उपमित, और उपमित के जो गुरु थे उनका नाम था कपिल। तो अपने गुरु और गुरु के नाम पर, उपमित और कपिल के नाम पर 2 शिवलिंगों की स्थापना की, कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। इसका उत्तर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था जो है वह डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है, संदर्भित करता है। गौर करिएगा, सामंती व्यवस्था में अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, यह कहना गलत है सामंती व्यवस्था में, क्योंकि सामंती व्यवस्था में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था होती है, केंद्रीकृत राजनीतिक संस्था या संरचना नहीं होती। ठीक है। भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, यह सामंतवादी व्यवस्था है, यह सही है। और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच, अधिपति का मतलब होगा स्वामी मालिक, स्वामी दास संबंध का बनना, यह भी सही है। तो नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 2 और 3 सही उत्तर होगा, 1 नहीं,
तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप इस तैयारी को सशक्त बनाना चाहते हैं, सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमने इसका एक टारगेट बैच लॉन्च किया है और इस बैच में तीनों पेपर की सम्यक तैयारी कराई जाएगी। लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर, मैथ और रीजनिंग का पेपर। इसमें 15 टेस्ट सीरीज आपको साथ में दिया जाएगा केवल और केवल 999 रुपए के सामान्य शुल्क पर। यह बैच आरंभ हो रहा है 3 सितंबर 2025 से, तो आप इस बैच के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को दिशा दे सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ध्यान से पढ़ना है कथन। पहला कथन क्या है? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, यानी जो दैवीय अवधारणा का सिद्धांत है उसमें विश्वास करते थे। गुप्त शासक ऐसा करते थे, यह वास्तविकता है। चलिए, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तो उनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था। केंद्रीकृत प्रशासन मौर्यों की थी। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था अपने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण विशेष तौर पर जाना जाता है। गुप्तों की शासन व्यवस्था वह केंद्रीकृत नहीं थी, तो यह गलत हो गया। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। भूमि दान की परंपरा सातवाहनों के काल में शुरू हुई, गुप्तों के काल में इसका विस्तार हुआ और गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल में यानी हर्ष के काल में उसने तो एक संस्थागत रूप ही स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया। तो यह सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उत्तर देना है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में गुप्त शासकों का नाम है, सूची 2 में उनकी पत्नियों का नाम है, उनकी अर्धांगिनी का नाम है। आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। कुमारगुप्त, इसकी पत्नी कौन है? कुमारगुप्त की पत्नी महादेवी, अनंत देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी यह कुबेर नागा है और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुमार देवी है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? ठीक है, यह कुछ चीजें गड़बड़ है। निम्न में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को, उसका पति अगर बाल बच्चा नहीं हो और पति मर गया हो तो विधवा को क्या होगा? विधवा को उसका पति का जो संपत्ति है, विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाएगा और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। यह किस स्मृति में है? गौतम स्मृति, वशिष्ठ में, विष्णु ने या याज्ञवल्क्य ने? यह स्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति में यह व्यवस्था है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में महिलाओं को, स्त्रियों को पति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है पुत्र न होने की स्थिति में। आगे आइए। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी कौन सा वक्तव्य गलत है, यह बताना है। गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए। स्वर्ण मानक को गुप्त शासकों ने ऊंचा नहीं किया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। किसने? गुप्तों ने। लेकिन इनके जो स्वर्ण सिक्के होते थे वह स्वर्ण सिक्के वह विशुद्ध सोने के सिक्के नहीं होते थे, उसमें मिलावट होता था। तो यह कहना कि इन्होंने स्वर्ण मानक को ऊंचा कर दिया, यह गलत है। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है। कौड़ी द्वारा विनिमय यानी
विनिमय का माध्यम क्या होता था? कौड़ी होता था, लेन देन का माध्यम। यह सही है। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे, यह भी सही है। और गुप्त काल के अभिलेख में दिनार का उल्लेख है, यह भी सही है। दिनार क्या होता था? इस समय का स्वर्ण सिक्का, यानी सोने का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार कहलाता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कहते हैं ना, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यह किसकी पंक्ति है? कापालिक संप्रदाय वालों की? नहीं, क्योंकि यह कापालिक जो थे वह शैव थे। नागार्जुन कापालिक शैव थे, तो इसकी पंक्ति नहीं है। नागार्जुन यह महायानी बौद्ध थे, यह इनकी पंक्ति नहीं है। आजीवक इनकी पंक्ति नहीं है। यह पंक्ति किसकी है? चारवाकों की। चारवाक दर्शन की यह पंक्ति है, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आइए, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच जो शुरू हो रहा है 3 सितंबर 2025 से, केवल और केवल 999 रुपए के सामान्य शुल्क पर। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, 15 टेस्ट सीरीज इसके साथ। सारे के सारे टॉपिक्स अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। यह केवल और केवल 999 रुपए में 3 सितंबर से यह क्लासेज शुरू है। तो आप जल्दी से इस कोर्स को परचेज करें और अपने तैयारी को सशक्त बनाएं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल में, प्रतिहार युग में, राष्ट्रकूट काल में या सातवाहन युग में? नगरों का पतन किस काल की विशेषता है? यह गुप्त काल की एक विशेषता है। क्रमशः नगरीकरण समाप्त हुआ और अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वह कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गया। उत्तर विकल्प ए होगा। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। इसी में आपको बताना है सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम बिल्कुल यही है। पहले श्रीगुप्त हुआ, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, यह इसका विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और मिलाना है। इधर दार्शनिक स्कूल है, दार्शनिक स्कूल है, और इधर उसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा। तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए। चलिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। वैशेषिक, इस दर्शन के प्रवर्तक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं, 3। उसके बाद सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल हैं, और मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। ह्वेन-सांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। ह्वेन-सांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा। 1/4 सरकारी खर्च के लिए, 2/4 राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, 3/4 बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए, और अंतिम 1/4 दान के लिए। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, इसमें ह्वेन-सांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। यह सही है, और यही वर्णन करता है
कि हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ने अपने कोष को 4 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा से सरकारी खर्च होता था, एक हिस्सा वह बौद्धिक उपलब्धियों को जैसे विद्वानों को पुरस्कृत वगैरह करने के लिए, एक हिस्सा कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए और एक हिस्सा दान के लिए। तो यह दोनों कथन जो है ह्वेनसांग की कृति में शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? इसमें से किसने सती प्रथा की आलोचना की, इसी कारण से वह विशेष तौर पर जाना जाता है। तो सती प्रथा की आलोचना के लिए कालिदास, बाण कहने का मतलब हो गया बाण भट्ट, मेधातिथि और माधव। इसमें सती प्रथा की आलोचना किसने की है? सती प्रथा की आलोचना इसमें बाण भट्ट ने भी की है और मेधातिथि ने भी की है। कालिदास ने और माधव ने सती प्रथा की आलोचना नहीं की, अर्थात 2 और 3 इसका उत्तर होगा, विकल्प बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? असरवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। आपको बताना है कौन सा जगह सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तो इसमें अमरकंटक जो है यह सूर्य मंदिर के लिए नहीं, ओंकारेश्वर यह सूर्य मंदिर के लिए नहीं, यह सब शैव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो अरसवल्ली है यह केवल एक, यह सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार हमने 15 मिनट शो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। यह शो इसी प्रकार चलता रहेगा, हम आगे के शो में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए आपसे विदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।